मैं सबसे पहले जीएस के सिलेबस की बात कर रहा हूं क्योंकि मेंस के पेपर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट लेकर आता है। ये 1000 मार्क्स का जो है सिलेबस है जीएस पेपर का, वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पेपर 1, 2, 3 और 4 और 250 मार्क्स ये आपस में बटे हुए हैं। मैं ऑप्शनल या ऐसे के बारे में बाद में बात करूंगा। तो ये जो 4 पेपर हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं सिलेबस के दृष्टिकोण से। अब हम बात करते हैं कि हमारे जीएस पेपर 1 में क्या है। यूपीएससी ने अपने जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या चीजें उन्होंने मेंशन कर रखी हैं। अगर हम मेंशन करने की बात करें तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर की बात करता है, यानी भारत का जो धरोहर है, जो भारत की कला और संस्कृतियां हैं उसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि भारत एक सनातन संस्कृति रही है, एक बहुत पुरानी एंशिएंट है जिसमें सभी प्रकार के धर्म, सभी प्रकार के क्षेत्र, सभी प्रकार की भाषाओं का एक समावेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। सेकंड हमारा सेगमेंट है हिस्ट्री, राइट, जिसे हम लोग विश्व इतिहास के नाम से जानते हैं। पूरे विश्व में क्या क्या घटनाएं हुई, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये तमाम और भी, चाहे बोल्शेविक क्रांति हो, रशियन क्रांति हो, रेनासा हो, यूरोप में जिसे हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं, उन सभी के विषय में यहां हमें देखने को मिलता है और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगला हमारा सेगमेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी विश्व के भूगोल के बारे में बात करेंगे। तो विश्व के भूगोल में जो हमारे सभी महाद्वीप हैं उनके विषय में बात होगी। उन महाद्वीपों में किस तरह के लोग रह रहे हैं, क्या वहां पर जो है वो खेती है, क्या वहां पर उद्योग है, क्या वहां सेवा क्षेत्र है, इन सभी के विषय में यहां पर एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बात की जाती है। साथ ही साथ कौन कौन से देशों के साथ क्या बाउंड्रीज लगती है, डिस्प्यूट्स कहां है, कौन सी नदियां क्रॉस बाउंड्री जो है वो फ्लो कर रही है एक देश से दूसरे देश, क्या उनके बीच में कोई विवाद भी है, इस तरह की चीजों को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें खास तौर पे दक्षिण एशिया, साउथ एशिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला हम बात करेंगे समाज, सोसाइटी। तो सोसाइटी में अगर हम बात करें पुअर्टी, अर्बनाइजेशन, ये सब टॉपिक इसके साथ जुटे हुए हैं। दूसरे पेपर में आ जाते हैं और दूसरा पेपर जो है वो पॉलिटिकल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पेपर है, जहां पर गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट जब ग्रास रूट लेवल पर यानी निचले स्तर पर पहुंचकर लोगों के जीवन में उन्नत करना चाहती है और वो इंपॉर्टेंट तरीके से काम करती है। एक्चुअली में अगर आप सिविल सेवा में जाते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो आप इसी गवर्नेंस का पार्ट होंगे। लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करना आपका काम होगा, लोगों के जीवन में उन्नत करना आपका काम होगा, प्रोग्राम एंड पॉलिसी सही तरीके से लोगों की जिंदगी में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये सारा गवर्नेंस का काम होगा। इसलिए इसको आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, बहुत ही बड़ा एक जैविक दस्तावेज है, एक ऑर्गेनिक सेगमेंट है और हमारा जो संविधान है वो आपको कम से कम जो सर्विस में जाना चाहते हैं या हमारे देश को चलाने के जो तरीके हैं उनका एक जो है वो लेखा जोखा प्रस्तुत करता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका ये कैसे काम करेंगे, कैसे संतुलन में रहेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही सम्मान प्राप्त है इसको पूरे विश्व में। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन पे आपकी एक नॉलेज होनी चाहिए। अगला हमारा सेगमेंट है पॉलिटी का, राज व्यवस्था। वो जो राज्यसभा में, वो जो लोकसभा में है, वो जो विधानसभा में है, कैसे नीतियां बनती हैं, कैसे बिल पास होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन सरकार के कार्य करते हैं, मंत्रिमंडल, कैबिनेट क्या होता है, हमारे यहाँ शासन किसके नाम पर किया जाता है, इन सभी का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर हम तीनों को देखें तो इसका एक एप्लीकेबल पार्ट होता है कि ये तीनों किसके लिए काम कर रहे हैं। आप आईएएस बनेंगे, किसके लिए काम करेंगे? जो हमारे नेता हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री से लेकर जो तमाम मंत्री हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर हम बात करेंगे और वो है राष्ट्र में सामाजिक न्याय स्थापित करना। न्याय बहुत ही डीपर एक वर्ड होता है, ये समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला है इसी समय अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप। भारत किन देशों के साथ क्या समझौते कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, पूरी दुनिया में होने वाली जो उठापटक है उससे भारत और उसके हित कैसे प्रभावित हो सकते हैं। ये रहा 250 मार्क्स का पेपर 2। इसी तरह जीएस पेपर 3 की बात हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 3 में जो पहला सेगमेंट होता है वो टेक्नोलॉजी। इट इज नॉट साइंस, इट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रही है, लोगों के जीवन में एक अलग आयाम पैदा कर रही है, जो मुश्किलें हैं उनसे लड़ने की ताकत दे रही है, तो दैट इज कम्स अंडर द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पार्ट हो गया। इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास की बात हो रही है। तो आर्थिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो कृषि के माध्यम से हो, चाहे वो उद्योगों के माध्यम से हो, चाहे लोगों के जीवन में गरीबी से उनको निवारण करने के लिए जो गवर्नमेंट की प्रोग्राम एंड पॉलिसी हो, अंत्योदय की बात हो, वो सभी किसके अंदर आता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। अगला है बायोडायवर्सिटी के जैसे टॉपिक हो गए, जैसे यहां पर हम बात करेंगे जैव विविधता, जो पर्यावरण से जुड़ा एक सेगमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला एनवायरमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा संबंधित, जैसे
क्या कहीं पर देश के अंदर आतंकवाद अपना सर उठा रहा है, दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के जो है इंपॉर्टेंट केसेस हैं, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, कहां पर थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, नक्सलवाद के इश्यूज क्या हैं, ये सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। और अगला है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। भारत जो तमाम प्रकार की आपदाओं का जो है आज सेगमेंट बना हुआ है, जैसे अर्थक्वेक हो गया है, जैसे जंगलों की आग हो गई है, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, ये सभी जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। और सिविल सर्वेंट यानी अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो ये आपका कोर टॉपिक रहेगा। आगे चलकर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत काम करने पड़ेंगे। अगर आप डीएम है तो आप इसके हेड रहेंगे, ये बात आप समझ लीजिए। और जीएस पेपर 4 यानी कि चौथा पेपर 250 मार्क्स का, इसको हम लोग एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। सवाल यह है कि अगर आप निर्णय लेने की प्रक्रिया में हैं, आप गवर्नेंस में हैं और आपको निर्णय लेना है, आप इस गवर्नेंस के माध्यम से क्या हासिल करना चाहते हैं, सोशल जस्टिस हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इस निर्णय को लेने के लिए आपके हाथ में पैसा है, आपके हाथ में मनरेगा का पैसा आया हुआ, आपके हाथ में एनआरएचएम का पैसा आया हुआ है। अब सवाल है कि वो पैसा भ्रष्टाचार में भी जा सकता है, वो पैसा मुझे मेरे रिश्तेदारों को भी मैं दे सकता हूं, वो पैसा मैं लोगों के हित के लिए भी प्रयोग कर सकता हूं। जो लाभ मांगने वाले हैं वो सही भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो कल्प्रिट वो गलत हो और झूठे जो बनकर आए हैं, झूठे दस्तावेज लेकर आए हैं। ऐसी कंडीशन में मुझे निर्णय लेना है, चाहे वो आर्थिक विकास के निर्णय लेना हो, तकनीकी मेरी सही है कि नहीं सही है, क्या ये तकनीकी हो सकता है लोगों को नुकसान कर दे, हो सकता है लोगों के जीवन में नरक बना दे उनको जीवन को, तो ऐसे में ये टेक्नोलॉजी लोगों के लिए है या नहीं है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस विकास के क्या क्या तात्पर्य हैं। मेरा एनवायरमेंट, मैं पता चला कि आर्थिक विकास, सड़कें अच्छी बना रहा हूं, बिजली 24 घंटे दे रहा हूं, लेकिन उसकी कीमत मुझे अपने जो जीव जंतु हैं, जो पर्यावरण है, उनका नुकसान उठा के करना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में मेरे जो निर्णय होंगे खासतौर पे सिविल सर्वेंट के लिए, वो एथिकल होने चाहिए, वो इंटीग्रिटी के साथ होने चाहिए, सबका समावेशन उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपने धर्म के लोग या अपनी जाति के लोग या अपने क्षेत्र के लोग, अपनी भाषा के लोगों को मैं प्राथमिकता दूं और दूसरे लोगों को छोड़ दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मेरा एप्टीट्यूड क्या है, अभियोग्यता मेरी क्या है, मैं उस निर्णय को कहां तक दक्ष बना सकता हूं, कैसे वो निर्णय ले सकता हूं, इसको हम लोग जीएस पेपर 4 के अंदर पढ़ते हैं। यानी मेरे निर्णय की प्रक्रिया जो होगी वो किस आधार पर होगी। क्या मैंने महापुरुषों की जो एजुकेशन है, मैंने गांधी से कुछ सीखा, विवेकानंद से कुछ सीखा, अरस्तु, सुकरात से सीखा या नहीं सीखा। क्या मेरे अपने निर्णय लेने की क्षमता, मेरी जो मोरालिटी है, मेरे जो वैल्यूज हैं, मेरे जो मूल्य हैं, मेरे जो पारिवारिक संस्कार हैं, उनके हिसाब से वो सही है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं दबाव में या लालच में आकर निर्णय लेता हूं। मैं जब निर्णय लेता हूं तो अंतिम व्यक्ति जो है, जो हाशिए पर खड़ा है, वो मेरे कितने ध्यान में रहता है। इन सभी का जो अध्ययन होता है वो एथिक्स के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो जीएस का सिलेबस यहां से आप देख रहे हैं, ये बहुत विहंगावलोकन के साथ चलता है। पर अब यहां मैं आपसे कुछ सावधानी की बात करता हूं। सावधानी यह है कि जितना छोटा ये सिलेबस आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में उतना छोटा है नहीं। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में एक वर्ड लेता हूं, सोसाइटी, समाज। समाज क्या है, समाज का रूप क्या है, समाज के कितने आयाम हैं, क्या समाज गतिशील इकाई है या समाज एक रुकी हुई इकाई है। ना तो ये रुकी हुई है ना ये गतिशील है कंप्लीटली, इसके अलग अलग खंड हैं। समाज का जब हम अध्ययन करते हैं तो आप समाज में कहां पर पाते हैं, महिला कहां पर है, ग्रामीण क्षेत्र कहां पर है, आखिर ये वर्ग संघर्ष क्यों है, कुछ लोगों के हाथ में एक्सेस पैसा क्यों है और कुछ लोग जो है वो इतने संवेदनशील क्यों होते चले जा रहे हैं। क्या रीजन है कि इतने प्रयासों के बावजूद भी आज हम गरीबी को कम नहीं कर पाए हैं। क्या जो मूलभूत शर्तें हैं कि हम बाल श्रम को नहीं रोक पाए हैं, बाल विवाह को नहीं रोक पाए हैं, महिलाओं के खिलाफ जो यौन अत्याचार हो रहे हैं उनको नहीं रोक पा रहे हैं। समाज के लोग ही समाज के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आते, एलियंस नहीं है। तो आखिर समाज एक कैसी इकाई है, आज समाज के रूप में मेरे लक्ष्य क्या है, मैं एक ऑफिसर के रूप में इसको कैसे समझूंगा, मेरे कितने डायमेंशन मेरे सामने जो होंगे जिनको मैं जो है वो इंप्रूव कर सकता हूं, मेरे परम लक्ष्य क्या होंगे, मैं सर्विस में जाने के बाद किन किन चीजों को अपने ऑब्जेक्टिव में लेकर आ सकता हूं। तो क्या ये समाज जिस पर लोग पीएचडी तक करते हैं, क्या मुझे पीएचडी तो नहीं करनी है, मुझे उन कोर बिंदुओं को जानना है जो मेरे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो चर्चा में है, मुझे उसको लिंक करना आना चाहिए। वो मुद्दे जो आज एक ऑफिसर के रूप में मेरे सामने आएंगे और उस चीजों को समझना मेरे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूं सोशल जस्टिस।
तो जब सोसाइटी ही एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है तो सोशल जस्टिस तो और ही बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। आप लोग टीवी चैनल देखते होंगे और आप देखते होंगे इसमें निर्भया के दोषी लगातार कानून इस फांसी से बचने का लगातार प्रयास करते चले जा रहे हैं। आपने देखा कि उनके वकील भी हैं जो मीडिया में आकर भी बात करते हैं, और एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह समझ में आया कि ठीक है उन्होंने अपराध किया, लेकिन उनको भी यानी कि जो अपराधी है उसको भी उतने ही न्यायिक हक हैं जितना उस पीड़ित को है। यानी वो भी अपने पक्ष में लड़ाई लड़ सकता है, वो भी न्याय की गुहार लगा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के पास दया याचिका के लिए जा सकता है, क्यूरेटिव याचिका दायर कर सकता है। अब जब आप यहां पर एक तरीके से अगर आप शिक्षित नहीं है, आप इनके कोर नहीं जानते, आपके अंदर गुस्सा आता होगा, अरे इनको तो चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए, इनको तत्काल जो है मार देना चाहिए, इनको जो है वो तुरंत एनकाउंटर कर देना चाहिए। आपके दिमाग में बहुत सी चीजें आ रही होंगी, लेकिन एक ऑफिसर के रूप में आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी न्यायिक प्रक्रिया में यह बात कही गई है कि अगर पीड़ित को न्याय पाने का अधिकार है तो जो अभियुक्त है वो भी अपने समस्त न्यायिक राइट्स का जो है वो फ्रेंचाइज उसको यूज कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। ये न्यायपालिका का काम है, ये जो है वो व्यवस्था का कार्य है कि वो समस्त साक्ष्य प्रस्तुत कराए, और अगर वो वहां पे गिल्ट होता है तो उसको सजा दी जाएगी। हम लोकतांत्रिक देश हैं और वहां पर हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो आपकी भावनाएं जो उबल रही होती हैं तो वहां पर आपको सोशल जस्टिस जैसी चीजों को देखना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है और अपना एक दृष्टिकोण डेवलप करना पड़ता है। ये उतना आसान नहीं है जहां पर आपको 5 पॉइंट्स आपके सामने रखे गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करता हूं, दुनिया भर में इतने देश हैं, इतने मुद्दे, में क्या क्या पढ़ूंगा, मैं कहां अपना ध्यान लगाऊंगा। लेकिन जो स्टूडेंट अपने सिलेबस पर अपनी पकड़ जानता है, अपने टीचर के साथ उसके कोर बिंदुओं को जानता है, वो ये जानता है कि मुझे इस साल कितने बिंदुओं को अपने साथ रखना है, भारत के हित कहां कहां छुपे हुए हैं, या किसी 2 देशों में होने वाली डील अगर उसमें भारत प्रभावित हो रहा है तो उनकी मेरे पास सूची होनी चाहिए, मेरी उन पर एक नजर होनी चाहिए। और इस अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्यों हम चाइना के साथ जा रहे हैं, क्यों हम रशिया को छोड़कर अमेरिका के साथ जा रहे हैं, क्यों हम जो है वो अपने तटीय क्षेत्रों को बहुत ज्यादा इनपुट दे रहे हैं, चाहे श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, तो उस क्यों को जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर उसका कोर क्या है, उसका बेसिक इश्यू क्या है, यह जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तभी आप समझ पाओगे कि भारत का जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होता है वो किन मूल मुद्दों पर टिका हुआ है। ये सिलेबस के अंदर छुपी हुई चीजें हैं जिन पर आपको बहुत गहराई से ध्यान रखना है। आइए हम तीसरे पेपर में पहुंचते हैं, 250 मार्क्स का ये पेपर। और यहां पर भी अगर हम इसको जो विहंगावलोकन करें तो कई बार जैसे वर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, लेकिन ये आर्थिक विकास ही है, इसकी परिभाषा कितनी होगी, विकास किसका। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ने, सरकार ने कहा कि इस बार हम कोयला खनन करेंगे और कोयले का उत्सर्जन बढ़ा देंगे, क्योंकि कोयला हमारे ऊर्जा क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, कोल अगर होगा तभी आप बिजली बना पाओगे। तो सरकार ने ढेर सारी जो है वो कोल आवंटन कर दिया, जो है उसको माइनिंग के लिए लाइसेंस दे दिया। लेकिन जैसे ही लाइसेंस दिया गया और वहां खुदाई शुरू हुई तो वहां के जो आदिवासी लोग हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं, उनको अपनी जमीनों से भगाया गया, उनको खदेड़ा गया, उनको वहां से जाना पड़ गया, उनको जो है उनकी जनजीवन सब कुछ तबाह हो गया। तो सवाल है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब ये सवाल है कि तुम एक के डेवलपमेंट के लिए दूसरे को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो, और ऐसी कंडीशन में डिसीजन होगा कैसे, डिसीजन लिया कैसे जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट होगा। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि सिंचाई के लिए जल मिले, भारत में बहुत कम सिंचाई की सुविधा है, आप चाहते हैं पन बिजली बने, कोयले से हटाकर हम पानी से बिजली बनाएं, लेकिन जब आप बांध बनाकर उस नदियों के पानी को रोक देते हैं तो नदियों का प्रदूषण बढ़ता चला जाता है और हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। अब सवाल यह है कि आप बिजली को प्राथमिकता दोगे या एनवायरमेंट को प्राथमिकता दोगे। आप यहां बहुत आसानी से कह सकते नहीं साहब हम तो एनवायरमेंट की बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बिजली ना मिले, आपको इंटरनेट ना मिले, आपका ये फोन ना चले तो आप परेशान हो जाओगे, बोले सरकार तो बिजली ही नहीं दे रही है। पर सवाल है कि हमारी डिमांड्स क्या हैं, हम लोग कैसे सोचते हैं, यहां पर संतुलन स्थापित करना बहुत ही एक बारीक काम होता है, बहुत ही एप्टीट्यूडनल वर्क होता है। तो दोस्तों आपको यह समझ में आ रहा होगा कि सिलेबस जैसा दिखता है वैसा है नहीं, सिलेबस के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी छुपी हुई है, उसके एक एक शब्द में बहुत विस्तार है, और यूपीएससी के जो टारगेट्स हैं, यूपीएससी का जो ओरिएंटेशन है, उसको समझने के लिए आपको एक विशेषज्ञ के साथ ही